हिंदी साहित्य की इस क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा हिंदी फर्स्ट पेपर में, सिविल सर्विसेज में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, हिंदी साहित्य के ऑप्शनल पेपर में या अन्य स्टेट की जो हिंदी साहित्य विषय लेकर के जो परीक्षा देते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। यूपी में टिप्पणी वाले प्रश्न में एक क्वेश्चन जरूर आता है या फुल प्रश्न कभी कभी आ जाता है इससे। तो ये अच्छी तरह से इसको समझिए कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा में क्या अंतर है, किसे कहते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन तीनों की नाम रखने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले देखते हैं राजभाषा। राजभाषा का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो राष्ट्रभाषा के समानांतर या नेशनल लैंग्वेज के समानांतर एक भाषा को जो प्रशासकीय प्रयोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली थी 1949 में श्री राजगोपालाचारी ने प्रयोग किया और इसके लिए नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किया। स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किया और इसका अनुवाद राजभाषा किया गया। राष्ट्रभाषा तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन राजभाषा मतलब राज की भाषा या प्रशासन की भाषा या सरकार की भाषा जिसमें सरकारी काम काज हो। लेकिन जब प्रारूप इसका बनाया गया, संविधान सभा का प्रारूप बनाया गया, तो स्टेट लैंग्वेज के बजाय ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इसके लिए राजभाषा का प्रयोग किया गया। यानी अगर जिसमें सरकार की कामकाज की भाषा, जो कामकाज होता है सरकार का, किसी राज्य का, स्टेट का या नेशनल का, जो भी कामकाज सरकार के ऑफिस की कामकाज की भाषा जो होती है वो होती है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा ये लोगों द्वारा यानी राष्ट्र के द्वारा, पूरे देश के द्वारा या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो भाषा कार्य व्यापार में प्रयोग की जाती है, कार्य व्यापार में जो भाषा प्रयोग की जाती है लोगों के द्वारा, वो होती है राष्ट्रभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी की क्या स्थिति है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत को ऐसे एक भाषा की ज़रूरत थी जो जोड़ सके। उस जोड़ने के क्रम में सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे किया। लेकिन जब स्वतंत्रता मिल गई तब यहाँ पर विभेद पैदा हुआ और जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, इन भाषाओं के जो हिमायती थे या इन भाषाओं को बोलने वाले अल्पसंख्यक जनसंख्या जो थी, उनका कहना था कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो क्या ये राष्ट्रेतर भाषाएं या राष्ट्र विरोधी भाषाएं हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हिंदी को विवाद से बचाने के लिए राष्ट्रभाषा एकमात्र राष्ट्रभाषा ना कह करके संविधान में जो 8वीं अनुसूची में है उनमें शामिल भाषाओं को, जो ये भाषाएं सारी भाषाओं को शामिल किया, उनको राष्ट्रभाषा कहा गया और हिंदी को भी उसी राष्ट्रभाषा की तरह एक दर्जा दिया गया। वो 22 भाषाओं की तरह हिंदी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा है। हिंदी को बाद में संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि अब संपर्क भाषा क्या है? संपर्क भाषा मतलब जैसे अगर कोई देश ऐसा है जहाँ पर बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं। भारत में भाषाओं की कमी नहीं, बोलियों की कमी नहीं, इतनी ज़्यादा बोलियाँ हैं, इतनी ज़्यादा भाषाएं, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ समझने वाला हिंदी समझने में दिक्कत होती है, हिंदी वाला जाके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में नहीं बोल पाता है। इधर संथाली, डोगरी, मराठी, सारी भाषाएं, गुजराती, पंजाबी, मतलब इतनी सारी भाषाएं भारत में हैं कि एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जहाँ से जिसको जानने वाला व्यक्ति पूरे भारत में उसका भ्रमण कर सकता है, पूरे भारत में। ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करीब 42% है जिनकी पहली लैंग्वेज है और 30% ऐसे हैं जिनकी दूसरी लैंग्वेज है, यानी 72% लोगों की किसी न किसी रूप में हिंदी पूरी अच्छी तरह से आती है। बाकी लोग जो है कम से कम उसको समझते हैं, लिख भले ना पाएँ लेकिन समझते हैं। तो पूरे देश को संपर्क सूत्र में अगर हम हिंदी जानते हैं तो पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं।
इस हिसाब से इसे संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई। अब ये चीज़ आती है कि इनमें अंतर क्या है। जैसे राष्ट्रभाषा राजभाषा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मूल अंतर क्या है। राष्ट्रभाषा राजभाषा में मूल अंतर क्या है। एक तरफ हम लिखते हैं राष्ट्रभाषा और दूसरी तरफ राजभाषा। पहली तो होती है जो हमने बताया कि लोगों के कार्य व्यापार की भाषा होती है। लोगों के कार्य व्यापार की भाषा होती है, व्यापार की भाषा होती है। कार्य व्यापार की भाषा मतलब कि अगर हम अपने जो लोकल कार्य, जो सारे कार्य करते हैं वो इन्हीं भाषाओं में होते हैं, यानी हम निर्विवाद रूप से या बेहिचक रूप से या बिना किसी दिमाग के प्रेशर के हम अपनी मातृभाषा में जिस कार्य व्यापार को, अपने डेली रूटीन के वर्क को जिसमें करते हैं वो होती है राष्ट्रभाषा। और ये होती है राजभाषा, होती है सरकारी कामकाज की भाषा। अब सरकारी कामकाज की भाषा एक सीमित दायरे में होती है, उसमें लोगों के कार्य व्यापार से संबंधित नहीं होता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में, हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या था, अंग्रेजी हमारी राजभाषा थी और कार्य व्यापार या राष्ट्रभाषा हम हिंदी को कह सकते हैं, या हिंदी हम पूरे देश में बोली जाती थी। अपने कार्य व्यापार की भाषा हिंदी थी, लेकिन ये भाषा राजभाषा क्या थी, इंग्लिश थी। ब्रिटिश काल में, मुग़लों के काल में या सल्तनत काल में, मुस्लिम काल में फारसी थी जो हमारी राजभाषा थी। उसके पहले कुछ समय तक संस्कृत थी राजभाषा। तो इस तरह से राजभाषाएं बदलती रही हैं, लेकिन कार्य व्यापार की भाषा एक ही रही है। इसमें परिवर्तन जो होता बहुत धीमी गति से होता, परिवर्तन धीमी गति से होता है। इसमें एक आदेश से परिवर्तन हो सकता है। जैसे ये जो हिंदी है, हिंदी बनने में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट्ट, पुरानी हिंदी, फिर अवधी, ब्रज भाषा, फिर खड़ी बोली हिंदी आई। इस तरह से राष्ट्रभाषा में परिवर्तन इस तरह से होता है। सॉरी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पहले जब फारसी राजभाषा थी मुगलों के काल में, अंग्रेजों ने एक आदेश से क्या कर दिया, इंग्लिश को राजभाषा बना दिया। ब्रिटिश गए तो इंग्लिश हटा करके हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से एक आदेश से इसको बनाया जा सकता है। और इसमें जो होता है क्रमिक परिवर्तन होता है, इसमें एक कोई आदेश इसमें कार्य नहीं करता है और ये धीरे धीरे परिवर्तित होती है। राष्ट्रभाषा हमारी संस्कृत परिलक्षित होती है। राष्ट्रभाषा में हमारी संस्कृत प्रतिबिंबित होती है। इसका संस्कृत से कोई मतलब नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, अगर हमारे मेले हैं, नौटंकी है, मतलब ढेर सारे जो हमारे लोक नृत्य हैं, ये हैं, मेले हैं, या इस तरह से जो भी हमारे आयोजन होते हैं, वो आयोजन हमारे सांस्कृतिक, जितने भी सांस्कृतिक प्रयोजन या आयोजन होते हैं, उनमें हमारी किस भाषा का प्रयोग होता है, राष्ट्रभाषा में ही वो मुखर हो पाते हैं। लेकिन राजभाषा में संस्कृत का कोई मतलब नहीं होता है, संस्कृत से उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी औपचारिक होती हैं, ढली हुई होती हैं और इसको लोक व्यवहार में या लोगों द्वारा प्रयोग नहीं की जाती हैं। अगला है
इसका शब्द भंडार अनौपचारिक होता है और यहां पर ये औपचारिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर शब्द भंडार औपचारिक अनौपचारिक मतलब है कि हम कद्दू को कहीं कद्दू कहेंगे, कहीं कुम्हड़ा कहेंगे, कहीं कुछ और कहेंगे, तरोई कहेंगे, कहीं घिया कहेंगे, कहीं घेवड़ा कहेंगे। मतलब एक ही चीज़ को हम कई जगहों पर कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर अलग नाम से बुलाते हैं। बोली के अनुसार भी उसका नाम बदलता रहता है, तो वो हम राष्ट्रभाषा में ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो राजभाषा का शब्द भंडार होता है वो औपचारिक होता है। इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर दिल्ली में किसी कार्यालय में कोई भाषा यूज की जाती है या किसी वस्तु के लिए कोई शब्द यूज किया गया है, तो वो तमिलनाडु में भी और पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर में भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके लिए औपचारिक शब्द गढ़े जाते हैं और उन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। उसमें क्रिएटिविटी की संभावना नहीं होती है, जबकि यहाँ पर बहुत सारी क्रिएटिविटी की संभावना होती है। लोग अपने हिसाब से उसको तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और अपनी जो व्यवहार है या बोली है, बोली के अनुसार ये बदलती रहती है। इसके अलावा पांचवें बिंदु अगर देखें तो इसमें जो है राष्ट्रभाषा में जो इसका व्याकरण है, इसमें साहित्य, पद्य, गद्य, व्याकरण सब होता है, सब लिखा जाता है। इसमें नहीं होता, राजभाषा में नहीं होता। हम जानते हैं कि जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में कितना समृद्ध साहित्य है। इसी तरह संथाली, डोगरी जो भी ये होते हैं, जो भाषाएं होती हैं, मातृभाषाएं होती हैं, राष्ट्रभाषाएं होती हैं, इसमें होता है। लेकिन अगर राष्ट्रभाषा या राज्य की भाषा है तो उसमें जो है इस तरह की जो लोक व्यवहार की चीज़ें होती हैं वो प्रचलित नहीं हो पाती हैं और वो एक औपचारिक भाषा के रूप में ही प्रचलित रहती है। अगर हिंदी में ही देखें तो हिंदी अगर राजभाषा है तो इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो राज्य का कार्यालयी भाषा होती है, कार्यालयी भाषा में या जो पत्र व्यवहार की भाषा होती है, कार्यालयी भाषा होती है, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, उसमें पद्य नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे इसी तरह से लेकिन राजभाषा में नहीं लिखा जाता, जबकि इसमें राष्ट्रभाषा में परिवर्तन संभव होता है ऐसा। इसके बाद देखते हैं और बिंदु है इसमें, राष्ट्रभाषा विदेशी नहीं हो सकती है। अगर ये देखें राष्ट्रभाषा विदेशी नहीं हो सकती और इसमें ये विदेशी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो एक डेवलपमेंट के बाद लोगों के सामने आती है और धीरे धीरे लोगों के कार्य व्यवहार में रच बस जाती है। लेकिन राजभाषा में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने बताया कि ब्रिटिश काल में इंग्लिश राजभाषा थी, वो विदेशी थी, हमारी राजभाषा बन के। फारसी मुगल काल में या सल्तनत काल में फारसी थी, वो भी बाहर की भाषा थी, हमारे यहाँ की भाषा नहीं थी। लेकिन हिंदी ये विदेशी नहीं थी, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। यहाँ पर जो डेवलप शेड्यूल जो हमारे डेवलप भाषाएं जो यहाँ पर हैं, अगर उनको माना जाए तो वो भी यहीं की भाषाएं हैं। राजभाषा बाहर की हो सकती है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। अगला बिंदु देख सकते, एक बिंदु और देख ले, नंबर प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।